हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए अजय पाठक और आज की वीडियो सभी सीए स्टूडेंट्स के लिए है जो भी आर्टिकलशिप टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिस कर जाता है। उन टॉपिक्स को मैं कवर करने के लिए आया हूँ जिससे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो इस टाइप की वीडियो मैं रेगुलर बेसिस पे ला रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि वीडियो जल्द से जल्द आपके पास आ सके। तो आज का जो टॉपिक है वो है टैक्स सेविंग। अगर मान लो आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि मेरा इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ है या फिर मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो ऐसी कोई सजेशन दो, ऐसा कोई एडवाइस दो जिससे कि मैं इस टैक्स को सेव कर सकूं। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ कॉमन डिडक्शंस बताने वाला हूं जो आप हर केस में यूज़ कर सकते हो टैक्स सेव करने के लिए। तो सबसे पहला जो है वो है एचआरए। अगर मान लो आपके पास क्लाइंट आता है और वो बोलता है मेरी सैलरी इनकम जो है वो 20 लाख है और उसमें जो एचआरए उसको कंपनी से रिसीव हो रहा है वो है 2 लाख का, तो आप 2 लाख तक का एचआरए एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बट कुछ कंडीशन है, क्या है वो कंडीशन वो जानते हैं। आपका क्लाइंट जो है रेंट पे कर रहा हो बैंक के थ्रू ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर। जितना वो रेंट पे कर रहा है बैंक के थ्रू उतना आप क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन, ठीक है। अगर मान लो आपके क्लाइंट का अपना घर है दिल्ली के अंदर बट जॉब करता है वो गुड़गांव में, तो उसने क्या किया, गुड़गांव में भी एक रेंट पे घर ले लिया, कभी कभी वो वहां पे भी रह जाता है, तो वो वाला रेंट भी वो क्लेम कर सकता है एचआरए एज अ डिडक्शन। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे जो है हमारा होम लोन। अगर आपके क्लाइंट ने होम लोन ले रखा है तो लोन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट की जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 80C के अंदर और इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो मिलती है हमें 24B सेक्शन के अंदर। तो उसकी लिमिट है, लेकिन क्या लिमिट है वो जानते हैं एक बार। लिमिट है 2 लाख रुपीज़। आप इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 लाख रुपीज़ ले सकते हैं 24B सेक्शन के अंदर। अगर मान लो आपने इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा पे किया था तो बाकी इंटरेस्ट क्या होगा, वो क्या लैप्स हो जाएगा, क्या उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते? ले सकते हो 80EE के अंदर, ठीक है। बट उसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपए। बट उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, अगर आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि इसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार जान लेते हैं फिर भी। अगर वो जो लोन आपने ले रखा है घर के लिए वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के बीच में अगर लोन ले रखा है तो आपकी उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। बट और भी कंडीशन है, वो क्या, जिसने लोन लिया है होम लोन उसका और कोई घर नहीं होना चाहिए उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने लोन लिया था। थर्ड कंडीशन, जो उसकी वैल्यू है घर की वो 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन जो है वो है कि एनबीएफसी से उसने लोन ना लिया हो, क्लियर। तो ये कंडीशन है, इसलिए काफ़ी जगह ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। बट अगर आपके क्लाइंट ने लोन ले रखा है 2019 से लेकर 2022 तक के बीच में तो आप ये क्लेम कर सकते हो 1.5 लाख तक, क्लियर। तो देखो कितनी सारी डिडक्शन हमें मिल गई होम लोन पे, तीन डिडक्शन। 80C के अंदर कितनी मिलती है, 1.5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल जाएगी आपको। सेकंड 24B 2 लाख, उसके बाद हमारा 80EE के अंदर मिल जाएगी 1.5 लाख। तो ये 5 लाख तक की आप डिडक्शन ले सकते हो होम लोन पे। अब आप बोलोगे कि इसमें एक डाउट आता है कि आपके क्लाइंट ने मान लो एक घर ले रखा है और उस पर होम लोन भी ले रखा है और ये तीनों की तीनों डिडक्शन क्लेम भी कर रहा है, साथ में वो किसी और घर में भी रह रहा है और वहां पर रेंट पे कर रहा है, तो क्या वो साथ में एचआरए भी क्लेम कर सकता है? कर सकता है। वो चारों चीजें एक साथ क्लेम कर सकता है अगर वो रेंट भी पे कर रहा है किसी और घर में रह के, या फिर वो उसने अपना घर ले रखा है और साथ में वो अपने पेरेंट्स के घर में भी रहने जाता है, तो वहां पे भी अगर वो रेंट पे कर रहा है अपने पेरेंट्स को तो वो वाला भी पार्ट वो एचआरए क्लेम कर सकता है। बट बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट होनी चाहिए। और लिमिट कितनी, जितना उसको एचआरए रिसीव हो रहा है कंपनी से उतना ही क्लेम कर सकता है। मान लो एचआरए क्लेम कर रहा है वो एचआरए रिसीव कर रहा है कंपनी से 2 लाख, बट जो पे कर रहा है वो 3 लाख, तो वो 3 लाख का एचआरए डिडक्शन नहीं लेगा, वो 2 लाख ही ले पाएगा, क्लियर। अब आते हैं हम कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन पे क्या होता है, स्पेशल टैक्स रेट्स लगते हैं तो उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, उतना ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सेट ऑफ वाला अगर चैप्टर पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन सा लॉस कौन से गेन से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो बेनिफिट मिल सकता है बट डिडक्शंस का बेनिफिट उस पर नहीं मिलेगा। अब आती है बिजनेस इनकम। मान लो आपके पास एक क्लाइंट आया और वो बोलता है कि मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो इसके लिए कोई टैक्स सेविंग का प्लान बताओ। तो आप उसको क्या सजेस्ट कर सकते हो, वो है आप बोलो उसे कि आप 44AD सेक्शन के अंदर आ जाओ जो है हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का, जो बोलता है कि आपका टर्नओवर चाहे कितना भी हो बट हम उसका 6% ही इनकम मानेंगे। लाइक अगर उसका टर्नओवर 50 लाख का है तो हम सिर्फ 3 लाख रुपए ही इनकम मानेंगे,
ठीक है। तो इस तरह दो रेट होते हैं, एक होता है 6% और एक होता है 8%। 6% उस केस में अगर बिजनेस के अंदर सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुई है तो आप 6% दिखा सकते हो ऑफ द टर्नओवर इनकम, ठीक है। बट अगर आपने सारी ट्रांजैक्शन कैश में करी है तो आपको टर्नओवर का 8% इनकम दिखानी पड़ेगी। अगर आप 6% या फिर 8% से कम की इनकम दिखाते हो, प्रॉफिट दिखाते हो, तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर और आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। बट अगर आप ज़्यादा दिखाते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपका टैक्स बढ़ जाएगा। तो आपकी मर्जी है ज़्यादा दिखाना है या फिर आपको 6% या फिर 8% दिखाना है। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि यार 1 करोड़ से ऊपर जाते ही टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक हमें एग्जेम्पशन दी गई है टैक्स ऑडिट के अंदर। अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर आ रखे हो तो आपकी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 2 करोड़ हो जाती है। क्लियर? अगर 2 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आप इस स्कीम के अंदर आ सकते हो, जो स्कीम किस सेक्शन के अंडर है? 44AD, जो कहती है कि आप या तो 6% इनकम दिखा दो या तो 8%। ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब टैक्स सेविंग आप यहाँ पे कर सकते हो और क्लाइंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी। अगर टैक्स कम पे करना होगा तभी वो बिजनेस ग्रो करेगा। अगर टैक्स ज़्यादा भरना पड़ रहा है स्टार्टिंग से ही तो वो क्या होता है, बिजनेस की ग्रोथ भी कम हो जाती है और वो डिमोटिवेट हो जाता है जो बिजनेसमैन होता है। तो यही था बिजनेस इनकम वालों के लिए। अब हम आ जाते हैं अदर सोर्सेज पे। अदर सोर्सेज में क्या है जो कॉमन है वो है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। तो उसका डिडक्शन कहाँ लेते हैं हम? 80TTA के अंदर। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो 80TTA के अंदर डिडक्शन ले सकते हो 10,000। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप 50,000 तक की डिडक्शन ले सकते हो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक पे। और अब हम बात करते हैं कुछ और कॉमन डिडक्शंस की, जो है हमारा 80D। 80D में क्या है? 25,000 की लिमिट है और एक है 50,000 की लिमिट। 25,000 किसके लिए? अदर देन सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक की आप डिडक्शन ले सकते हो। तो ये सारी की सारी डिडक्शन आप ले सकते हो। साथ में अगर आपके क्लाइंट ने कोई डोनेशन करी है तो उसका भी डिडक्शन आप 80G के अंदर ले सकते हो। और भी काफ़ी सारी डिडक्शन है, लाइक 80EEB, वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, वो भी अब इररेलेवेंट हो चुका है। अगर आपके क्लाइंट ने पहले ली थी 2023 से पहले ली थी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट पे भी आप डिडक्शन ले सकते हो 80EEB के अंदर। ठीक है। और भी डिडक्शन आ जाती है 80E। अगर कोई एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट पे भी आप 8 साल तक वो क्या डिडक्शन ले सकते हो। तो और भी डिडक्शन है वो आप पढ़ सकते हो अपने सब्जेक्ट के अंदर, जो डायरेक्ट टैक्स है। तो वो सारी की सारी एप्लीकेबल नहीं होती, बट जो कॉमन डिडक्शंस एप्लीकेबल होती है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बताओ, मैं उसमें आपको रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।